हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं इन जनवरी ट्रांसफर मार्केट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स पे बात करेंगे और उसी के साथ एफए कप पे आर्सेनल के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच है एमिरेट्स स्टेडियम में, उस मैच को लेके भी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफर अपडेट्स को लेके। तो देखिए, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो सबसे बिगेस्ट ट्रांसफर अपडेट है वो है किविचा कवारात्स्केलिया को लेके। कवारात्स्केलिया डू नॉट वांट टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट नेपोली, और नेपोली भी बहुत दिन से कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके उसके सामने रख चुका है, लेकिन ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे देयर, सो ही वांट्स आउट। और उसी के लिए रेस में लीड कर रहे हैं पीएसजी। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी सारे क्रेडिबल सोर्सेस हैं, सारे सोर्सेज ये चीज कंफर्म किया है कि पीएसजी आर इंटरेस्टेड एंड लीडिंग द रेस टू साइन किविचा कवारात्स्केलिया। लेकिन जो प्राइस पे नेपोली बेचना चाह रहे हैं वो प्राइस टैग आपका 60 टू 70 मिलियन पाउंड के आसपास है, विच इज रियली एक्सपेंसिव। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरेस्ट फ्रॉम पीएसजी आर कंक्रीट। लेकिन यहीं पे बहुत सारे न्यूज़ेस और भी आ रहे हैं। जितने भी सारे लिवरपूल के एग्रीगेटर्स हैं वो लोग ये चीज कह रहे हैं कि कवारात्स्केलिया के पीछे शायद लिवरपूल भी जाएंगे, लिवरपूल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। और दूसरी तरफ कुछ लोग तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम भी जोड़ रहे थे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को रिगार्डिंग द ट्रांसफर अपडेट्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो ये कि मेरे लास्ट वाले जो वीडियो था जहां पे मैंने करंट सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं कि जनवरी ट्रांसफर विंडो को लेके मैंने क्या कहा है। मैंने साफ साफ ये चीज कहा है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर कोई आउटगोइंग होता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 आउटगोइंग हम लोग को देखने को मिलेगा। एक आपका मार्कस राशफोर्ड और दूसरा शायद आपका कैसेमीरो है। और अगर एंटनी के लिए कोई अच्छा खासा प्राइस आ जाता है, अच्छा खासा बिड आ जाता है, मान लीजिए सऊदी प्रो से ही आ गया, तो वी कैन कंसीडर, क्योंकि ये जो 3 प्लेयर हैं इनके वेजेस सबसे ज्यादा है। अगर ये 3 प्लेयर को हम लोग ऑफलोड कर सके तो जो वेज बिल हम लोग बचा पाएंगे वही आपका 1 मिलियन पाउंड है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये तीनों प्लेयर्स हम लोगों के लिए वेज बिल में कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जनवरी ट्रांसफर विंडो में जैसे कि मैं कह रहा था, आउटगोइंग्स आपका 2 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा तो नहीं। और अगर इनकमिंग की बात करें तो इनकमिंग किविचा कवारात्स्केलिया के लिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया में ये चीज बार बार कहे जा रहे हैं कि मार्कस राशफोर्ड के साथ 20 मिलियन पाउंड कैश इन करके एक बिड सबमिट करके देखो, जस्ट टू टेस्ट नेपोली। पहली बात तो ये कि नेपोली आर नॉट इंटरेस्टेड इन मार्कस राशफोर्ड, और दूसरी बात मार्कस राशफोर्ड का प्राइस वैल्यू अभी मार्केट में इतना भी ज्यादा नहीं है कि उसके साथ अगर 20 मिलियन जोड़ के नेपोली को दे दे, वी कैन टेस्ट नेपोली। क्योंकि नेपोली अगर ऐसे कोई पैकेज में मान लीजिए कि मार्कस राशफोर्ड के लिए नेपोली अगर इंटरेस्टेड होता भी, तो भी मेरे ख्याल से सामने से 30 से 40 मिलियन और मांग लेते अलोंग विथ राशफोर्ड। तो वो तो आपका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया। लेकिन मेन बात जो ये है, नेपोली आर नॉट इंटरेस्टेड इन मार्कस राशफोर्ड। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो एंड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू साइन किविचा कवारात्स्केलिया। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि चाहने में क्या दिक्कत है। मैं भी तो बहुत कुछ चाह सकता हूं अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम में, लेकिन मेरे पास क्या है, वो पैसा है। तो मैं अगर अभी एक चाहूं तो मर्सिडीज नहीं खरीद सकता ना। तो वैसी बात है, मार्केट में भले ही वो प्लेयर अवेलेबल हो जिसके लिए 60 टू 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास पैसा चाहिए होगा, और आपके पास वो पैसा नहीं है, तो आप कैसे उस प्लेयर के पीछे जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये सारे जो फैंटेसीज है ये हम लोगों को छोड़ देना होगा। और दूसरी बात, पीएसजी कोलो मुआनी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और हम लोग शायद लोन पे कोलो मुआनी को ही लाएंगे। तो देखिए, कोलो मुआनी के रिगार्डिंग जितने भी सारे मेरा थॉट्स हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका मेरे पिछले वाले वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसको लेके इस वीडियो में और ज्यादा बातें नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं कहा था कि 2 आउटगोइंग्स हम लोग को देखने को मिल सकता है, उसी के साथ 2 इनकमिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। पहली बात तो ये, अगर कैसेमीरो को हम लोग बेच पाते हैं जनवरी में, तभी हम लोग एक लेफ्ट विंग बैक के लिए जाएंगे, नहीं तो जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ड्यू टू एफएफपी रूल्स। और दूसरी बात, हम लोग के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पैसों का। तो इसीलिए जब तक हम लोग सेल नहीं करते तब तक हम लोग कोई प्लेयर के पीछे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए सोशल मीडिया में हर एक प्लेयर के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम जोड़ देने से मतलब आपको एंगेजमेंट तो जरूर मिलेगा, लेकिन एट द एंड क्लब के लिए कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उस प्लेयर को खरीद नहीं सकते। तो किविचा कवारात्स्केलिया को लिए जितने भी सारे फैंटेसीज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस स्पेशली आप लोग सोच रहे हो, आप लोग जो ख्याली पुलाव पका रहे हो, उसको भूल ही जाओ, क्योंकि इट इज
इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेट हिम। और दूसरी बात, जितने भी सारे लिवरपूल के एग्रीगेटर्स ये चीज कह रहे हैं कि लिवरपूल विल गो, तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि 3 प्लेयर वर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड मोहम्मद साला, इन तीनों के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर अभी भी एफएसजी ने कुछ कदम नहीं उठाया। दूसरी बात, आपके टीम में अभी अटैकिंग पोजीशन में रीइंफोर्समेंट की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं वीक इन वीक आउट। और उसी के साथ आपके टीम में जहां पे मेरे ख्याल से रीइंफोर्समेंट की सख्त से सख्त जरूरत है वो है कि फुल बैक पोजीशंस पे। उसके बाद मेरे ख्याल से सेंटर बैक पोजीशन में भी आपको बैकअप चाहिए होगा, और उसके बाद मिडफील्ड में प्लेयर चाहिए होगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कीविचा क्वारात्स्केलिया के लिए एफएसजी इतना ज्यादा पैसा वो भी जनवरी ट्रांसफर मार्केट में खर्चा करेंगे या करने के लिए सोचेंगे भी, क्योंकि पैसा नो डाउट उनके पास है। लेकिन एज वी नो एफएसजी टिल नाउ, अगर कीविचा क्वारात्स्केलिया के लिए वो लोग जाते हैं तो इट विल बी वेरी अनलाइकली मूव फ्रॉम एफएसजी, दैट आई कैन से। कुछ जगह पे रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि पीएसजी डजंट वांट टू पे दैट मच, तो ओनली टाइम विल टेल कि पीएसजी कितना पैसा देंगे और नेपोली क्या वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, या फिर नेपोली भी इस सागा को और कितने दिन खींचेंगे, वो देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ क्वारात्स्केलिया क्या सच में पीएसजी में जाना चाहेंगे, या फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग में आना पसंद करेंगे, या फिर प्रीमियर लीग से सच में ही कोई क्लब जाएगा क्वारात्स्केलिया के लिए, वो भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं मैनचेस्टर सिटी के कैंप से। मैनचेस्टर सिटी रातों रात 3 प्लेयर्स के पीछे जाके प्लेयर्स के साइनिंग को भी आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट रैप अप कर चुके हैं। ये 3 साइनिंग के तीनों ही आपका यंग प्लेयर्स हैं, जिनमें से 2 है डिफेंडर्स और 1 है अटैकर। 2 डिफेंडर्स में से एक है आपका विक्टोरियस फ्रॉम पाल्मीरा, कुशाना फ्रॉम लेंस, और उसी के साथ जो फॉरवर्ड है वो है आपका फ्रैंकफर्ट के फॉरवर्ड ओमर मार्मूश। तो ये तीनों प्लेयर्स के लिए मैनचेस्टर सिटी अभी जनवरी ट्रांसफर मार्केट में आप कह सकते हो कि नियर अबाउट 120 मिलियन पाउंड खर्चा कर रहे हैं। तो इससे एक चीज तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितने भी सारे लोग सोशल मीडिया में बात कर रहे थे रिगार्डिंग दैट 115 या फिर 130 जो भी आप कह लो चार्जेस, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें एट द एंड कुछ नहीं होगा, जो कि मुझे लग रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड रिच पीपल डू नॉट हैव टू फेस द पनिशमेंट। और उसी लिए मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी अभी जनवरी ट्रांसफर मार्केट में और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्रीली, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली पैसा तो है, क्योंकि लास्ट समर में जब हुलियन अल्वारेस को वो लोग बेचे थे तो उसके रिगार्डिंग जो पैसा मिला था वो भी मैनचेस्टर सिटी किसी प्लेयर में इन्वेस्ट नहीं किए थे। तो इसीलिए पैसा तो उनके पास है, लेकिन आप जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही 120 मिलियन के आसपास खर्चा करने के लिए राजी हो चुके हैं। और उसके साथ यंग प्लेयर्स वो भी इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए रेडी है। और दूसरी तरफ पेप गार्डियोला भी हाल ही में अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी किया है। तो ये सारी चीजों को अगर आप मिला लो तो एक चीज तो पता चल रहा है कि मैनचेस्टर सिटी विल नॉट फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस व्हाटसोएवर। और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी को आप देखिए, अगर मैं ये एस्पेक्ट साइड में हटा दूं, अगर आप एज ए फुटबॉलिंग क्लब देखें तो ऑब्वियसली दे हैड अ प्रीटी वर्स्ट स्टार्ट टू दिस सीजन। और उसी के साथ ही वो लोग जनवरी ट्रांसफर विंडो में रीइंफोर्समेंट करने के लिए राजी हो चुके हैं और करना चालू भी कर दिए। ये होता है मेंटालिटी ऑफ अ चैंपियन टीम्स, और वो चीज फिर से मैनचेस्टर सिटी दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ लिवरपूल के फैंस ये देख के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि एक तो वर्जिल वैन डाइक है, मोहम्मद साला, ये दोनों प्लेयर लिटरली ड्राइव कर रहा है टीम को, फिर भी एफएसजी इन दोनों प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट का जो सिचुएशन है उसको सॉल्व नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी जैसे प्लेयर साइन कर रहे हैं, इट विल ऑब्वियसली पुट अ लिटिल बिट प्रेशर ऑन लिवरपूल फैंस, क्योंकि कुछ दिन पहले लिवरपूल के जो फिक्सचर्स थे वो उस पे 10 मैचेस ऐसे था जिनको हम सब लोग कह रहे थे कि इट इज अ डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स फॉर देम। उस 10 मैचेस में से लिवरपूल 9 मैच जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद लिवरपूल जो 9 मैच खेल चुके हैं वहां पे लिवरपूल को 5 विक्ट्रीज मिला है, और उसी के साथ 3 मैचेस वो लोग ड्रॉ किए हैं और 1 मैच वो लोग हारे हैं, जो कि टॉटनहम के साथ कैराबाओ कप के सेमीफाइनल में। तो उसको अगर आप हटा दीजिए तो 3 मैचेस जो लिवरपूल ड्रॉ कर चुके हैं वो है आपका न्यूकैसल के साथ, फुलहम के साथ एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और ये तीनों मैचेस ही आपका प्रीमियर लीग में हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि अगले 1 या 2 महीना में लिवरपूल और भी 5-6 मैचेस ऐसे ही लिवरपूल के लिए जाता है इन प्रीमियर लीग, और दूसरी तरफ रीइंफोर्समेंट करने के बाद भले ही मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के बीच जो पॉइंट गैप है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर मैनचेस्टर सिटी मान लीजिए वो रन पे फिर से चले जाते हैं और मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के बीच जो पॉइंट गैप है वो अगर आप मान लीजिए 4 या 5 पॉइंट के अंदर आ जाता है, तो तब इट विल पुट
a huge pressure on Arne Slot and the entire Liverpool team. और बैक ऑफ द माइंड उनको ये भी पता होगा कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल को वो बैकिंग नहीं मिला है। ये चीज हर बार क्लॉप को भी फेस करना पड़ रहा था while he had to manage लिवरपूल। तो ये चीज एफएसजी को बदलना होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिवरपूल के फैंस थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे विथ एफएसजी द वे दे आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी जैसे रिक्रूट कर रहे हैं, हो सकता है और एक दो प्लेयर्स वो लोग रिक्रूट कर दें क्योंकि उनके पास तो वो पैसा है। तो इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड इंग्लिश प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी फुटबॉल में चीजें बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 2-3 हफ्ता अगर आपके फेवर में या अगेंस्ट में चला जाता है तो नैरेटिव्स बदल जाते हैं। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट लिवरपूल विल डू इन द ट्रांसफर मार्केट। और दूसरी तरफ आर्सेनल से भी अभी भी कोई अपडेट्स नहीं है। माथियास कुन्हा को लेके भी जितने भी सारे बातें हो रहा था वो भी अभी कहीं पर स्टॉल्ड हो चुके हैं। और दूसरी तरफ कुछ सोर्सेस मार्कस राशफोर्ड के साथ आर्सेनल को जोड़ रहे थे, लिंक कर रहे थे, लेकिन इन बेन जेकब्स या फिर दूसरे सारे जितने भी क्रेडिबल सोर्सेस हैं वो सारे लोग कंफर्म कर चुके हैं कि मार्कस राशफोर्ड के साथ आर्सेनल का कोई मीटिंग सेटअप नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मार्कस राशफोर्ड अगर जाएंगे तो हो सकता है एसी मिलान या फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड या फिर जुवेंटस या फिर कोई दूसरे क्लब में जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स मार्कस राशफोर्ड के पास है और उनका भाई जो उनकी एजेंट है वो एक एक करके हर एक क्लब्स के साथ मीटिंग कर रहा है। लेकिन अगर मार्कस राशफोर्ड जाता है तो मेरे ख्याल से उसको हम लोग लोन पे ही भेजेंगे एंड लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाई, ऐसा ही कुछ क्लॉज इंक्लूड होगा, ऐसा ही लग रहा है। और ये सारे अपडेट्स को छोड़ के अगर कोई बिग अपडेट है वो है आपका बार्सिलोना से, वो ये कि रोनाल्ड आराहो, ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि ही इज नॉट विलिंग टू स्टे एट बार्सिलोना क्योंकि इंजरीज इश्यूज भी है और दूसरी तरफ प्लेयर्स और क्लब के बीच और नहीं बन रहा है। शायद जब तक आराहो इंजर्ड था तब तक उसके जगह पे ऑलरेडी 2 सेंटर बैक्स खुद को एस्टेब्लिश कर चुके हैं फर्स्ट टीम में। तो इसीलिए कहीं पर ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ड्यू टू दैट रोनाल्ड आराहो इज नॉट हैप्पी टू स्टे एट बार्सिलोना। और दूसरी तरफ जोनाथन टा के साथ भी बातें चल रहा है, ऐसा ही न्यूज आ रहे हैं कि शायद फ्यूचर में जोनाथन टा बार्सिलोना में ज्वाइन करेंगे। तो इसीलिए रोनाल्ड आराहो सरप्राइजिंगली बार्सिलोना छोड़ के जाना चाहते हैं और जुवेंटस आर रियली इंटरेस्टेड। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि रोनाल्ड आराहो के लिए जुवेंटस सामने से कितना पैसा देने के लिए राजी होंगे। अगर रियलिस्टिकली बात करें, कीपिंग इन माइंड कि प्लेयर की इंजरी इश्यूज भी रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, तो मुझे लगता है 50-55 इसके आसपास अगर कुछ पैसा मिल जाता है बार्सिलोना को तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। और दूसरी तरफ डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर, इन दोनों को बार्सिलोना फाइनली रजिस्टर कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता अभी फ्यूचर में जाके और कोई बवाल होगा। हो भी सकता है, यू नेवर नो। फुटबॉल में जैसे कि मैं कहता हूं कि कुछ भी हो सकता है ऐसी सिचुएशंस में। तो देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन को लेके फ्यूचर में और कोई बवाल मचता है कि नहीं। और देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों प्लेयर्स रिमाइंडर ऑफ द सीजन बार्सिलोना में ही खेलेंगे। तो जितने भी सारे मेजर अपडेट्स थे फ्रॉम ट्रांसफर मार्केट वो सारा मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं जो एफए कप का मैच है बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको लेके। ये मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहां पे रूबेन अमोरिम से पूछा गया है रिगार्डिंग कोबी मेनू एंड अलेहांद्रो गार्नाचो। ऑब्वियसली मीडिया विल आस्क दैट। तो वहां पे रूबेन अमोरिम भी ये चीज कहा है कि आई लव देम एज ए प्लेयर्स और एंड आई लव टू कीप टैलेंटेड प्लेयर्स इन माय टीम। और उसी के साथ मेरे टीम में दोनों ही प्लेयर्स प्रॉमिस शो कर रहे हैं टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर, तो इसीलिए आई वांट टू कीप देम। तो मेरे ख्याल से रूबेन अमोरिम इस सिचुएशन को ठीक ठाक ही हैंडल किए हैं। और उसी के साथ ऑब्वियसली मार्कस राशफोर्ड को लेके फिर से मीडिया ने सवाल पूछा है कि मार्कस राशफोर्ड कहां जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी रूबेन अमोरिम यही चीज कहा है कि ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। तो ये चीज भी रूबेन अमोरिम ऑब्वियसली अच्छी तरीके से ही हैंडल किए हैं। और उसके बाद वो सीधा मैच को लेके ही बातें किए हैं। और उसी के साथ उन्होंने ये चीज भी कंफर्म किया है कि कल के मैच में आंद्रे ओनाना के जगह पे बायंडीर शुरू करेंगे। तो कुछ लोग ये सुनने के बाद थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि क्यों फिर से बायंडीर को हम लोग खिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी सारे रिपोर्ट्स पहले आ रहा था कि बायंडीर से हम लोग मूव ऑन करेंगे, वो रिपोर्ट्स अभी आना बंद हो चुका है। और दूसरी तरफ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बायंडीर रिमाइंडर ऑफ द सीजन में हम लोग के लिए खेलेगा। तो इसीलिए बायंडीर को हम लोग को कभी कभार यूज करना होगा टू गिव हिम दैट टाइम टू सेटल इन अंडर रूबेन अमोरिम। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंद्रे ओनाना को भी वो रेस्ट मिलना चाहिए। स्पेशली कप टाइज में तो रूबेन अमोरिम को बायंडीर को खिलाना चाहिए ताकि अगर अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए
ही कैन बिल्ड ऑन टू दैट, और उसी के साथ उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा अप होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इट इज़ अ राइट डिसीजन टू स्टार्ट। और उसी के साथ और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये कि न्यूकैसल वाला मैच में जैसे सब लोगों को मालूम है कि ब्रूनो और उगार्ते नहीं था मिडफील्ड में, तो मिडफील्ड में हम लोग कैसेमीरो एंड एरिक्सन के साथ शुरू किए थे। तो वहां पे इन दोनों के पास ही तो लेग्स नहीं था, और दूसरी तरफ न्यूकैसल के पास मिडफील्ड में बहुत ज्यादा पेस एंड फिजिकलिटी था, तो इसीलिए हम लोग आउट रन हो रहे थे। लेकिन अगर आप लिवरपूल वाला मैच देखें तो वहां पे हम लोग मिडफील्ड में उगार्ते एंड कोबी मेनू को खिला रहे थे, और उसी के साथ ऊपर में आगे जो ब्रूनो और आमाद खेल रहा था वो दोनों भी मिडफील्ड में ड्रिफ्ट करके आ रहे थे वाइल्ड लिवरपूल व अटैकिंग। तो हम लोग मिडफील्ड में इन अ वे 4 लोग खड़ा कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ आवर डिफेंस, और उसी के साथ एंटायर टीम उसी मैच में लिवरपूल के साथ एक साथ आगे जा रहे थे और एक साथ पीछे आ रहे थे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही पॉइंट रूबेन अमोरिम बार बार एम्फेसिस किए हैं अपने इंटरव्यूज में। हम लोगों को एज ए टीम खेलना होगा, और उसी के साथ जब आगे जाएंगे तो एक साथ प्रेसिंग करना होगा, और जब पीछे आएंगे तो एक साथ नीचे आना होगा, नहीं तो कोऑर्डिनेशन खराब होगा और ओपोनेंट्स को हम लोग ज्यादा स्पेसेस अलाउ करेंगे। तो ऐसे टैक्टिक्स जो हम लोग लिवरपूल के साथ फॉलो किए थे वो अगर आर्सेनल के साथ भी करते हैं ये मैच में, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल को भी वो दिक्कतें होगा टू फाइंड स्पेसेस, टू क्रिएट स्पेसेस। ये दिक्कत लिवरपूल को हो रहा था उस मैच में, क्योंकि हम लोग बहुत लो डिफेंडिंग कर रहे थे, और उसके साथ जब अटैक कर रहे थे तो सब लोग एक साथ आगे जाके अटैक कर रहे थे। मिडफील्ड में इंस्टेड ऑफ 2 वी वर प्लेइंग 4, और उसी के साथ उनको विंग पे अलाउ कर रहे थे कि विंग पे आप आगे बढ़ो, उसके बाद हम लोग के पास 2 फुल बैक है और उसी के साथ 3 सेंटर बैक्स है टू कवर दैट अप। तो ये टैक्टिक्स मेरे ख्याल से फिर से आर्सेनल वाले मैच में हम लोग को देखने को मिल सकता है फ्रॉम रूबेन अमोरिम। हो सकता है कि हम लोग फिर से बॉल पे रश ना करें, बॉल पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करें, और उसी के साथ मिडफील्ड को डोमिनेट करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ आर्सेनल भी रिसेंटली कप टाई में न्यूकैसल के साथ फर्स्ट लेग करबाओ कप का हार चुके हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत हिला हुआ है, क्योंकि उनके पास साका भी नहीं है। तो क्रिएटिविटी जो हम लोग को देखने को मिलता था फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ आर्सेनल वो अभी फिलहाल बंद है, और दूसरी तरफ बहुत सारे विंगर्स उनके टीम में इंजर्ड भी है। तो मार्टिन ओडेगार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और उसी के साथ सामने गैब्रियल जेसस या काई हवर्स इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर्स आ जाते हैं। अगर ये 2 प्लेयर्स फिनिश नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ मार्टिनेली के ऊपर भी आप एकदम ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते हो। कोई मैच में वो बहुत अच्छा खेल देगा, कोई मैच में एवरेज सा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। तो इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड आर्सेनल के पास अभी वो भरोसे दिलाने वाले प्लेयर्स नहीं है जो कि नंबर प्रोड्यूस कर सके। तो इसीलिए जब कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है आर्सेनल का, मेरे ख्याल से इट इज अ बेस्ट टाइम टू प्ले आर्सेनल राइट नाउ, स्पेशली आफ्टर दैट लिवरपूल मैच। मेरे ख्याल से प्लेयर्स से हम लोग फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही मेंटालिटी, वही फाइटिंग स्पिरिट, और वो चीज आप मैच हारो या जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेंटालिटी आपको पिच पे शो करना चाहिए। वो अगर पिच पे दिखता है तो वी एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी विल लव दैट। और अगर फर्स्ट 11 प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं मैं, तो मुझे लगता है जैसे कि रूबेन अमोरिम ऑलरेडी कंफर्म कर दिए हैं कि गोल पे बायंडी शुरू करेगा, तो गोल पे आपका हो गया बायंडी। और बैक 3 में मैं देखना चाहता हूं राइट सेंटर बैक के तौर पे मजरूई को, मिडिल में मैगवायर को एंड लेफ्ट में यूरो को। ये मैच में मैं डिलीट एंड मार्टिनेज दोनों को ही रेस्ट देना चाहता हूं। दूसरी तरफ राइट विंग बैक पोजीशन में मैं एंटनी को देखना चाहता हूं, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में डियोगो डैलो को, और मिडफील्ड में ब्रूनो एंड उगार्ते को मैं देखना चाहता हूं। कोबी मेनू को बाद में मेरे ख्याल से अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे मैच में तो बेहतर होगा। और उसी के साथ अप फ्रंट जो फ्रंट 3 होगा वहां पे मैं जर्गजी, आमाद एंड गर्नाचो को, इन तीनों को देखना चाहता हूं। लेकिन एट द एंड ये मेरा प्रेडिक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि जो मैं कहूं वही हो जाए। हो ही सकता है कि कोबी मेनू के साथ ही हम लोग शुरू करें, या फिर अलेहांद्रो गार्नाचो को हम बेंच पे रखें और ब्रूनो को अप फ्रंट खिलाए। तो ये सारी चीजें तो हो ही सकता है। हो सकता है कि लिसांद्रो मार्टिनेज को भी हम लोग खिलाए। तो आपको क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या फर्स्ट 11 होगा, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आर्सेनल वाला मैच को लेकर आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।